गाइस आपको दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा प्लान है वो क्या है। नीट 2021 में आप किस तरह से स्क्वायर करो 690 प्लस मार्क्स, ठीक है, इन 6 मंथ में। बिकॉज तुमको अभी जो 2020 का एग्जाम्स हुआ है उसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 लाए। और इस बार मैंने 690 प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि 690 जो है ना, 680 690 एकदम कॉमन मार्क्स है जो लगभग बच्चों के आए हैं। मैं उन बच्चों की बात करूं कि जो बच्चे ये सोच के पेपर्स दे रहे थे कि मेरे 650 आ गए, दैट मीन्स एनफ हो गया, अब थोड़ा स्लो हो गए वो एग्जामिनेशन हॉल में। या वो बच्चे जिन्होंने ये सोचा कि चलो हम बाद में आंसर देखेंगे या फिर अपना कैलकुलेशन बाद में चेक करेंगे, पहले हम एक बार पूरा पेपर क्वालिटी देख लें। अच्छा, तो वो बच्चे जो डटे रहे एंड ऑफ द पेपर तक, उनके आप मैंने जितने भी उनसे डिस्कस किए वो सारे बच्चों के 685 690 670 मार्क्स आए। बट जो बच्चा ये सोच के चल रहा था कि अरे 650 आ गया दैट इज एनफ, कि अब वो थोड़ा आंसर चेक करने के चक्कर में या इधर उधर चले गए। मतलब इधर उधर चले जाने का मतलब जैसे क्या होता है, 3 आवर्स के पेपर्स होते हैं तो वहां पर वो कंडीशंस जो होता है उनका चेंज होने लगता है कि नहीं बस 650 लग रहा है मुझे आ गया है तो मैं कुछ करूं। तो उस कंडीशंस में वो कहीं ना कहीं इस बार लैग कर गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रिलियंट नहीं थे या जो एंड ऑफ द टाइम तक पेपर में लगे रहे वो ज्यादा ब्रिलियंट थे। ब्रिलियंट होना इस बात की कंडीशंस को नहीं बताता, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ चीजें बताऊं कि देखो, अगर हम टारगेट करते हैं कि 690 प्लस मार्क्स आए हमारा, तो उसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो होता है आपके लिए डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 690 प्लस मार्क्स लाने में। अब आप बात करोगे सर डिसिप्लिन मीन्स क्या, डिसिप्लिन मीन्स कि तुम्हारा बैकअप टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, बेड टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंटेन करो। जैसे मैं तुमको एक सिंपल कंडीशंस में बताऊं तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि जब आपका बेड टाइम हो तो आप मैक्स टू मैक्स 11 तक, मतलब नाइट में 11 तक आप बेड पे चले जाएं। डजेंट मैटर अगर आपको वहां पर नींद नहीं भी आ रही है तो कुछ मैगजीन्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, बट एकेडमिक से उस टाइम दूर रहो। और तुम एकदम ध्यान रखो कि तुम्हारा टाइम होना चाहिए कि तो आप 11 पीएम नॉर्मली आप बेड पे चले जाएं और उसके बाद मॉर्निंग 7 या मैं बोलूंगा 6 या 7 आप मॉर्निंग उठ जाए। तो ये जो आपका जो डिफरेंसेस आएगा, ठीक है ना, 7 या 8 आवर्स का, ये आपके बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देगा, ठीक है। और मैं एक चीज और बोलूं, डिसिप्लिन में आप अलार्म क्लॉक बेटा एकदम नहीं यूज करोगे, क्योंकि अलार्म क्लॉक से क्या होता है कि जैसे ही अलार्म क्लॉक बजता है ना तो अचानक से एक बहुत अजब सा इम्पल्स आता है ब्रेन में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडीज के बहुत सारे हार्मोनल्स को चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पर हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो तो हॉस्टल वार्डन को बोलो कि वो आपको जगा दे, या फिर आप घर पे हो तो मम्मी पापा या अपने भाई बहन को बोलो, या फिर फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर करके रहते हो, कोई सीनियर है उसमें तो तुम उनको बोलो कि जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत है वो तुम्हें जगा दे, बट आप अलार्म क्लॉक यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी तुम शेड्यूल बनाओगे, इवन जो तुम्हारा मॉर्निंग उठने का शेड्यूल है या फिर आफ्टरनून लंच करने का शेड्यूल है या इवनिंग इवनिंग स्नैक्स लेने का शेड्यूल है, वो भी एकदम फिक्स रखो। अगर तुम ऐसा है कि मॉर्निंग में तुम्हारा ऐसा है कि तुम 6 to 7 वाले टाइम में ही अगर बात करते हो, ठीक है, अगर वही टाइम है तुम्हारा तो तुम वही टाइम कंसिडर करो। ऐसा नहीं करोगे कि वन डे आपने 6 to 7 का रखा है और दूसरे दिन आप 2 o'clock जाके बात कर रहे हो, तो ये नहीं करोगे, ठीक है। या फिर लंच का टाइमिंग अगर तुमने 1 to 2 के बीच में आफ्टरनून रखा है तो तुम 1 और 2 के बीच में ही आप डेली का रूटीन बनाओ। तो ये 6 मंथ स्ट्रेटजी है जो तुमको इसी तरह से फॉलो करना है। और बिलीव करो, स्टार्ट जब आप करोगे 10 डेज, तो आफ्टर 10 डेज फिर आपको ना किसी फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, ना हॉस्टल वार्डन की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बैकअप हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि कई बार मैं इस तरह की वीडियोस जब बताता हूँ तो बच्चे का ये रहता है कि ये चीजें पॉसिबिलिटी कैसे होगी, तो पॉसिबिलिटी आपको ही करना है क्योंकि आपकी बॉडीज का जो हार्मोनल चेंज है वो आप ही को कैचअप होता है, तो उसी पे आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा बताऊं कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करने से सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशंस को, एज इट इज, जैसे मैं नीट की बात करूं या जेई मेन की बात करूं, एडवांस की बात करूं, तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ही अच्छा हो, ठीक है।
और हम उस कंडीशंस में हमेशा वर्क करें, ठीक है। अब मैं दूसरी बात अगर मैं करूंगा, जो तुम लोग एकेडमिक से रिलेट करते हो कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए स्टडीज का, या फिर कैसे स्टडीज करें, तो देखो, अगर मैं नीट से कंसिडरेशंस में हूं, तो नीट की बातें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो मैं बेटा हमेशा ये कहूंगा आपका कि वीक में या फिर आप एवरीडे ऐसा करो कि कभी भी आप 3 सब्जेक्ट लेके नहीं बैठो, आप 2 सब्जेक्ट का टारगेट बनाओ। कि अगर आपने मंडे को अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टारगेट बना रहे हो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही टारगेट बनाओ। और स्टडीज करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे से कवर कर लिया, क्योंकि देखो मैं ये टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ बैकअप का और बेड टाइम आपको बता दिया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टडीज के टाइमों को कैसे एडजस्ट करें, कि किसी बच्चों का इंस्टीट्यूट का टाइम कुछ और होता है, या जैसे अभी कोविड-19 के कारण ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के टाइम्स अलग होते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये आपको सेट करना है, ठीक है। मैं बस इतना बताऊंगा यहाँ पे आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ध्यान दो कि जो आपके इंस्टीट्यूट में या फिर जो भी आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, या जो बच्चा सेल्फ स्टडीज कर रहा है, ठीक है, वो अपने चैप्टर फिनिश करने के बाद, देखो अगर मैं बात करूं, आपने चैप्टर फिनिश किया है, और चैप्टर फिनिश करने के बाद इसको आप क्या करोगे, 3 टर्म्स में डिवाइड कर लोगे किसी भी चैप्टर को फिनिश करने में। क्योंकि देखो जब तुम चैप्टर फिनिश करते हो, तो यहाँ पर तुम क्या करते हो कि इसमें थियरी थियरी की स्टडीज करते हो, देन आफ्टर आप क्या करते हो, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स बनाते हो, ठीक है ना। वो टीचर्स आपको चैप्टर्स के साथ साथ इन बिटवीन थियरी आपको न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, ताकि वो थियरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप जब चैप्टर फिनिश कर लोगे, जिस जब टीचर्स ने आपको बोल दिया कि आपने की चैप्टर ये फिनिश हो गई है, तो आप रिवाइज उस चैप्टर को कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से एकदम समझना कि जो आपके क्लास नोट्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे, उस क्लास नोट्स को आप प्रॉपर वे में रीड करोगे, ठीक है। क्लास नोट्स को प्रॉपर रीड करने के बाद पहला स्टेप आपका ये होगा। सेकंड स्टेप ये है कि उसके बाद आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी को एकदम थ्रोली पढ़ोगे, ठीक है। अगर थ्रोली पढ़ने के साथ साथ इसके जो नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स जो आप इसके बनाओगे, वो शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, दैट मीन्स योर लैंग्वेज, वहां से। और मैंने आपको, जैसे आप मेरा वीडियोस देखोगे जहां मैंने आपको ये भी बताया था कि एनसीईआरटी इसके बुक्स को कैसे रीड करें और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे निकालें, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी इसके शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी रीड करना, देन आफ्टर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना। एंड जो मैंने थर्ड कंडीशन बनाया, थर्ड में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं न्यूमेरिकल के लिए, स्पेशली नीट वालों के लिए होता है, इनके लिए 2 कंडीशन हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक मैं बोलूं प्लान ए होता है और एक इनका प्लान बी होता है, ठीक है। प्लान ये होता है कि आप, एक बच्चा होता है जिसने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की अपनी, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के वक्त उसने ये दिमाग में लेके चला कि मुझे 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अब वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है कि 1 to 1 एक एक क्वेश्चन में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आने के बाद वो यहाँ पे थोड़ा फंस गया, वो शायद उसके कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आ रहे, या कहीं दिक्कत हो गया। तो मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा, अगर आपने 100 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स कंसिडर किया है, ठीक है, 2 आवर्स दैट मीन्स आपने 120 मिनट्स कंसिडर किया है, तो मुश्किल से आप एवरेज आप 1 मिनट रख लो कि एक क्वेश्चन के लिए आप दे रहे हो। तो आप पूरी कोशिश करो कि आप 1 मिनट्स में ही उसको सॉल्व करो। अगर वो नहीं हो रहा है तो जंप करो, एक तरीका बच्चे का ये होता है, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं ये बोलूं कि हो सकता है एक बच्चा ऐसा सोचता हो कि नहीं 2 आवर्स में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, तो मैं 2 आवर्स में ऐसा कंसिडर करता हूं कि मैं 60 क्वेश्चंस का ही टारगेट रखूं, ठीक है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को 2 मिनट दूं। अगर वो 60 क्वेश्चन का टारगेट रखता है, और इनकेस हो सकता है कि इस बार वो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते वक्त वो फंस गया, तो वो उसको टाइम देता है, और उसको टाइम देता है 10 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद अगर वो सॉल्व हो जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वो टाइम किलिंग क्यों हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो आप भूल चुके हो, तो आप क्या करोगे, वो न्यूमेरिकल के शॉर्ट नोट्स में उसको नोट करोगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये बी प्लान के लिए बोला आपको कि वो न्यूमेरिकल का जो आपका शॉर्ट नोट्स होगा,
वहां पर आप उसको नोट करो। क्लियर है? अब मैं बात करूं प्लान ए में, मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो बहुत बच्चा क्या करता है कि चलो इसको बाद में देखेंगे, स्किप करके 11 12 में बढ़ता है। ये भी पैटर्न बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने इतने टाइम में इतने सम सॉल्व किए। ठीक है, बट जो क्वेश्चंस आपके रेस्ट रह जाते हैं, जो आपको वन टाइम में क्लिक नहीं किया है, उस क्वेश्चंस को आप वापस क्या करो, उसको वापस एक बार रिवाइज उसको देखो और उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। और उसका जो शॉर्ट नोट्स होगा वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो वो आपको सर्टन क्लिक करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आप प्लान बी से चल रहे हो तो आपको प्लान बी से प्लान ए की तरफ मूव करना ही करना होगा। अगर आप कभी भी प्लान ए से चल रहे हो तो प्लान ए से चलते वक्त आप सीधा ये शॉर्ट नोट्स वाला फंडा यूज करो। अगर आप प्लान बी से चल रहे हो, मतलब इस तरह से टाइमिंग शॉर्ट टाइम्स देके चल रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप प्लान बी कंप्लीट होने के बाद प्लान ए पे आना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं वापस से एक लाइन बहुत अच्छे से बोलूं आपको कि अगर मैं 720 आउट ऑफ 720 जो बच्चे लेके आए हैं उनकी कंडीशन है, तो बेटा उनका सबसे सिंपल कंडीशन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये तुमको जनरल कंडीशंस है जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ सकते हो, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। अब एकदम ध्यान रखो कि क्लास नोट्स को रीड करने के बाद ही आपको एनसीईआरटी और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी चलेगा सर इतना टाइम कहाँ क्लास नोट्स पढ़े फिर एनसीईआरटी पढ़े फिर न्यूमेरिकल्स करें। तो बेटा ये चीज है कि क्लास नोट्स आप क्लास में ही कवर करते हो, वहीं पर आपको समझ में आता है, और उतना टाइम किल नहीं होता क्लास नोट्स में अगर आपने क्लास लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके किया है तो। और बात आई एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी एनी हाउ आपको रीड करना ही करना है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे तो मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं कि एनटीए एकदम फुल्ली फंडे में एनसीईआरटी पैटर्न चलता है। और मैं ऐसे बताऊं कि मद्रास हाई कोर्ट्स में जो डिसीजन ली थी वहां पर भी क्लियर कर दिया गया था कि वैसे बच्चे जिन जो बड़ी बड़ी ट्यूशन क्लासेस वगैरह नहीं ले सकते वो कैसे नीट क्वालिफाई करे, तो उनके लिए उन्होंने बोला था कि आप जो 11 12 का पैटर्न है जो बुक हम प्रोवाइड करते हैं उसी बुक्स के कंसिडरेशंस में आपको क्वेश्चन सेट करने होंगे। तो उसी कंडीशंस में इस बार आपने देखा होगा 2020 में पेपर्स भी आए हैं, और जिसके कारण क्या हुआ इतना हाई मार्क्स गया है। तो बच्चे का ये भी है कि तो क्या 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? 110% 2021 में भी इसी स्टाइल्स के क्वेश्चन आएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और फिर बच्चा ये पूछता है कि क्या कट ऑफ तो सर बहुत हाई जाएगा? हाँ जाएगा, तो आपको ही वहां पे मैनेज करना है, क्योंकि अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो वो भी कोई ना कोई स्टूडेंट्स है जो इस बैरियर को बना रहा है आपके लिए, तो आपको भी ये कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो देखो कोई भी अच्छा और टॉपर स्टूडेंट्स होता है उसका तरीका जो होता है, मैंने जितनों से बात की है जो भी टॉपर्स हैं या उनके इंटरव्यूज वगैरह जो आप भी देखते हो मैंने भी देखा है, या डायरेक्ट इंटरैक्ट हुई है मेरी उनके साथ, तो मैंने उनका स्टडीज प्लान यही देखा है। ठीक है, या जब मैंने अपनी आईआईटी कंप्लीट की थी तो मेरा भी स्टडीज प्लान इसी तरह से था। बट नीट के लिए मैं हमेशा इस चीज को फोकस करके रखता हूँ कि नीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कोई तो वो एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी सी बातें और तुमको बताऊं यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारे। देखो मैं फिजिक्स के बारे में आपको ये बताऊं कि बेटा मैं आज बात करूंगा फिजिक्स 12th का पोर्शन कैसे आप कवर करोगे। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप फर्स्ट चैप्टर जो आप कंसीडर करते हो, वो फर्स्ट चैप्टर क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसी में मैं कैपेसिटर भी कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, सेकंड आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड जो हमारा आता है वो मैग्नेट हो जाता है, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। फोर्थ में मैं बात करूं तो एसी करंट और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे हम। ठीक है, फिफ्थ अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे हम। और इसके बाद सिक्स में बात करूं तो वो मॉडर्न फिजिक्स होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर की मैं अगर बात करूं तो एकदम ये ध्यान रखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैट जो भी आप एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस देखो या फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, या जैसे मैंने बोला आपको कि एनसीईआरटी के सारे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो इतने और उसके जो फॉर्मूलेज यूज वगैरह होते हैं
अगर आप उतना ही कवर कर रहे हो तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आपको आगे सारे चैप्टर्स की तरह काम करना है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूँ कि सर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम ध्यान रखोगे इसमें कि आपको मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और यहां मैं बोलूंगा कि मैग्नेट और ईएमआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से 12th के पोर्शंस का। तो ये आप बहुत अच्छे से कवर करोगे। और देखो, और बाकी रहा एसी, ईएम वेव या फिर इलेक्ट्रोस्टैट, अगर इसके चैप्टर्स को आपने थियोरेटिकली बहुत अच्छे से समझा है, तो थियरी अगर इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ रखा है तो इसके क्वेश्चंस आपसे लग जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो 650, जैसे मैंने आपको बोला 690 प्लस के लिए, तो 690 प्लस में मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी अगर कवर कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो कि आप 720 में करीब 80% मार्क्स आप एनसीईआरटी से ही लेकर आओगे। और 80% मार्क्स का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है, और इसी तरह से अगर आप वर्क करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा 690 प्लस मार्क्स कवर करने में नीट में, ठीक है। और आगे मैं आपको नेक्स्ट जरूर इसका सेकेंड फेज भी रिलीज करूंगा, जिसमें मैं बहुत थॉरली बताऊंगा आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री को किस तरह से कवर करते हैं, और कैसे कैसे एक्सरसाइज वाइज मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि फिजिक्स में मैकेनिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, या फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है, या फिर साउंड कैसे, या थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं हर चैप्टर्स के बारे में एक एक चैप्टर का आपको रिव्यूज करके दूंगा, और हर चैप्टर्स में कौन से सेक्शंस हैं जहां से नीट ने अपने लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस में स्ट्राइक किया है। बट मैं वापस यही बात बोलूं कि जो 2020 का पेपर है और 2021 का पेपर है, उसमें कहीं डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपको एज इट इज 2020 का पेपर ही आपको 2021 के पेपर्स में भी दिखेगा, स्टाइल भी वही दिखेगी, बिकॉज जैसा मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा, और यही हमें 2020 में भी दिखाई दिया है। तो आपको इस सारे सेक्शंस पे ध्यान देना है, और आई होप बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छा करोगे 2021 में। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट करता हुआ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मैं उसको ध्यान रखूंगा, या फिर फिजिक्स से थियोरेटिकली न्यूमेरिकली, या केमिस्ट्री में थियोरेटिकली न्यूमेरिकली कहीं डिस्कस करना है आपको, तो ऑब्वियसली आप वहां पे कमेंट में लिखें, और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है वो भी लिखें। मैं उसके भी एक शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021 एग्जामिनेशन।